आज मैं जिस चैप्टर को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं उसका टाइटल है द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई एवर मेड और इसे लिखा है एजे क्रॉनिन ने। आर्किबाल्ड जोसेफ क्रॉनिन एक स्कॉटिश नावलकार और नाटककार रहे हैं। वो पेशे से एक डॉक्टर थे और उनकी कहानियां उनके पेशे से ही जुड़ी हुई हैं, जो एक सामाजिक संदेश देकर जाती हैं। दी बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई एवर मेड भी एक ऐसी ही कहानी है जो उनके निजी जीवन से जुड़ी हुई एक घटना है, जिसे बहुत ही इंटरेस्टिंग रूप से उन्होंने हमारे सामने पेश किया है। ये कहानी एक लड़के के इर्द गिर्द घूमती है जिसने खुद को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो बच गया और जिसने उसे बचाया वो जब उसे मिलता है तो वो उस व्यक्ति का आभार व्यक्त करता है कि उसने उसकी जिंदगी बचाई थी, जिसके कारण वो आज एक बहुत बड़ा समाज सेवी बन चुका है। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। The liner's second day out from New York, while making the round of the promenade deck, I suddenly became aware that one of the other passengers was watching me closely, following me with his gaze every time I passed, his eyes filled with a queer intensity. I had crossed the Atlantic many times, and on this occasion, tired, I wanted to rest to avoid the tedium of casual and importunate shipboard contacts. I gave no sign of having noticed the man. कहानी की शुरुआती लाइन से हमें पता चलता है कि राइटर एक शिप में सवार होकर न्यूयॉर्क से अपनी समुद्री यात्रा शुरू कर चुका है और 2 दिन हो चुके हैं उसे सफर करते हुए। वो कहता है कि जहाज के डेक पर घूमते हुए मैंने ये महसूस किया कि उसी जहाज में सफर करने वाला कोई यात्री उस पर नजर रखे हुए है। जब भी मैं उसके पास से गुजरता हूं तो वो मुझे बहुत ही आश्चर्य भरी आंखों से देखता है। मैं पहले भी अटलांटिक ओशन को बहुत बार क्रॉस कर चुका हूं, लेकिन इस बार थका होने की वजह से मैं शिप पर किसी को भी मिलना गिलना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने ऐसे शो किया जैसे मैंने उस व्यक्ति को देखा ही ना हो। Yet there was nothing importunate about him. On the contrary, he seemed affected by a troubled, rather ching diffidence. He was in his early 40s, I judged, out of the corner of my eye, rather short in build with a fair complexion, a good forehead from which his thin hair had begun to recede, and clear blue eyes. His dark suit, sober tie, and rimless spectacles gave evidence of a serious and a reserved disposition. उसकी पर्सनैलिटी में कुछ भी ऐसा नहीं था जो मुझे उसकी ओर खींचे, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी मुसीबत में से निकला हो, और वो कुछ झिझकता हुआ भी लग रहा था। मैंने अपनी आंख के कोने से ये परखा कि वो करीब 40-42 साल का व्यक्ति था, जिसकी कदकाठी छोटी थी, रंग गोरा था और उसके चौड़े माथे से उसके पतले बाल उड़ने शुरू हो चुके थे। उसकी आंखों का रंग नीला था। उसका काले रंग का सूट, एक सोबर सी टाई और बिना रिम के चश्मा इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो एक सीरियस और रिजर्व नेचर वाला आदमी था। At this point, the bugle sounded for dinner and I went below. On the following forenoon, I again observed my fellow voyager watching me earnestly from his deck chair. Now a lady was with him, obviously his wife. She was about his age, quiet and restrained, with brown eyes and slightly faded brown hair, dressed in a grey skirt and a grey woolen cardigan. The situation by this time had begun to intrigue me, and from my steward I discovered they were Mr. and Mrs. John S. from a small suburb of London. Yet
when another day passed without event, I began to feel certain that Mr. S would remain too shy to carry out his obvious desire to approach me. However, on our final evening at sea, Mrs. S decided the matter with a firm pressure on his arm and a whispered word in his ear. She urged her husband toward me as I passed along the deck. इतने में जहाज पर रात के खाने का बिगल बज गया और मैं नीचे चला गया। अगली दोपहर को भी मैंने ये महसूस किया कि वो यात्री बड़ी शिद्दत से मेरी ओर देख रहा है। इस बार एक लेडी थी उसके साथ। ऑब्वियसली वो उसकी वाइफ ही होगी। वो भी उसी की उम्र की थी, शांत और अपने आप में खोई हुई, जिसकी भूरी आंखें थी और हल्के भूरे बाल थे। ने ग्रे कलर की स्कर्ट पहनी हुई थी और ग्रे कलर का ही ऊनी कार्डिगन पहना हुआ था। इस वक्त हालात ये हो चुके थे कि मेरे मन में ये जानने की क्यूरियोसिटी पैदा हो गई कि ये लोग कौन हैं। तो मैंने अपने जहाज के स्टीवर्ड से उनके बारे में पता किया। मुझे ये पता चला कि ये दोनों मिस्टर और मिसेस जॉन एस हैं, जो लंदन के किसी छोटे से शहर में रहते हैं। यहाँ पर राइटर ने शायद जानबूझकर ही उनका पूरा नाम नहीं बताया है। राइटर आगे कहता है कि जब अगला दिन भी गुजर गया तो मुझे लगने लगा कि मिस्टर जॉन एस कुछ नहीं बोलने वाला। वो इतना शर्मीला है कि वो उठकर मेरे पास नहीं आ सकता। लेकिन जिस दिन जहाज पर मेरा आखिरी दिन था तो मिसेस एस ने मिस्टर एस की बांह को पकड़कर दबाते हुए उसे कन्विंस किया कि वो मेरे साथ जाकर बात करे। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, आई वंडर इफ आई माइट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इफ यू कुड स्पेयर अ फ्यू मिनट्स। माई वाइफ एंड आई वुड सो लाइक टू हैव अ वर्ड विद यू। A moment later, I was occupying the vacant chair beside them. Hastily, he told me this had been their first visit to America. It was not entirely a holiday trip. They had been making a tour of the New England states, inspecting many of the summer camps for young people there. Afterward, they had visited settlement houses in New York and other cities. वो मेरे पास आया और बोला, एक्सक्यूज मी डॉक्टर, अगर आप कुछ मिनट हमारे लिए निकाल सकें तो मैं और मेरी वाइफ आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अगले ही पल मैं और वो दोनों उनके पीछे पड़ी खाली कुर्सियों पर बैठे हुए थे। बड़ी जल्दी जल्दी में उसने मुझे बताया कि ये अमेरिका की उनकी पहली फेरी थी। ये पूरी तरह छुट्टियां मनाने वाली ट्रिप नहीं थी। वो पहले भी नॉर्थ इंग्लैंड की स्टेट्स में समर कैंप्स में यंग लोगों से मिलते रहे हैं और फिर वो न्यूयॉर्क और दूसरे शहरों में भी समाज सेवी संस्थाओं से मिले हैं। There was in his voice and manner, indeed in his whole personality, a genuine enthusiasm which was disarming. I found myself liking him instinctively. Questioning him further, I learned that he and his wife had been active for 15 years in the field of youth welfare. He was by profession a solicitor, but in addition found time to act as director of an organization devoted to the care of boys and girls, mostly from city slums, who had fallen under the ban of the law. As he spoke with real feeling, I got a vivid picture of the work these two people were doing. How they took derelict adolescents from the juvenile courts and placing them in a healthy environment, healed them in mind and body, sent them back into the world trained in a useful craft and fit to take their place as worthy members of the community. राइटर कहता है कि उसके व्यवहार और उसकी आवाज में एक जोश था। मुझे वो पसंद आया। जब मैंने उससे कुछ और सवाल पूछे तो मुझे ये पता चला कि वो और उसकी वाइफ पिछले 15 साल से युवा लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं।
पेशे से वो एक वकील था, लेकिन वो एक संस्था का डायरेक्टर भी था जो उन लड़के लड़कियों की सहायता करते थे जो बस्तियों में रहते थे या जिन पर कानून की कोई कार्रवाई हुई थी, यानी कि जिन्होंने कोई क्राइम किया था। जैसे वो बोल रहा था, उसे देखकर मुझे महसूस हो रहा था कि वो दोनों कैसे काम करते होंगे। वो बच्चों की अदालत में से कैसे बच्चों को निकाल कर लाते होंगे और उन्हें एक स्वस्थ वातावरण में लाकर रखते होंगे। ये काम उनके तन और मन को कितना सुकून देता होगा, और वो फिर तैयार हो जाते होंगे और भी ऐसे लोगों को उनकी सही जगह पहुंचाने के लिए। It was a work of redemption which stirred the heart, and I asked what had directed his life into this channel. He took a sharp breath and exclaimed, "So you still do not remember me?" I shook my head to the best of my belief. I had never in my life seen him before. ये काम वाकई काबिले तारीफ था जो दिल को छू गया, और मैंने उससे पूछ लिया, तुमने ये काम कैसे चुना? मिस्टर जॉन ने लंबी सांस ली और वो बोला, तो अभी तक आपने मुझे नहीं पहचाना? मैंने अपना सिर हिला दिया, ये बताते हुए कि मैंने उस आदमी को जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। I was a young doctor and had just set up in practice in a working class district of London. On a foggy November night, towards 1 o'clock, I was awakened by a loud banging at the door. In those days of economic necessity, any call, even at this unearthly hour, was a welcome one. Hurriedly, I threw on some clothes, went downstairs. It was a sergeant of police in dripping helmet and cape, mistily outlined on the doorstep. A suicide case, he told me abruptly, in the lodging round the corner. I had better come at once. मैंने लंदन शहर में नई नई डॉक्टरी की प्रैक्टिस करनी शुरू की थी। नवंबर महीने की धुंध भरी रात के 1 बजे दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक की आवाज ने मुझे जगा दिया। उन दिनों की आर्थिक मंदहाली के दिनों में कोई भी किसी भी समय आ जाता तो उसका स्वागत था। मैंने जल्दी से कपड़े पहने और नीचे आ गया। नीचे पुलिस का एक अफसर था जिसकी टोपी और कपड़ों पर धुंध जमी हुई थी। उस पुलिस अफसर ने ये बताया कि कोई आत्महत्या का केस है, पास ही में किसी ने सुसाइड की कोशिश की है, अच्छा होगा कि मैं जल्दी चलूं। Outside it was raw and damp, the traffic stilled, the street deserted, quiet as the tomb. We walked the short distance in silence, even our footsteps muffled by the fog, and turned into the narrow entrance of an old building. As we mounted the creaking staircase, my nostrils were stung by the sick sweet odor of illuminating gas. On the upper story, the agitated landlady showed us to a bare little attic where, stretched on a narrow bed, lay the body of a young man. बाहर बिल्कुल अंधेरा था, ट्रैफिक बिल्कुल थमी हुई थी, गली में किसी कब्र की तरह सन्नाटा था। हम कुछ दूरी तक चुपचाप चलते रहे। धुंध ज्यादा होने की वजह से हमारी कदमों की आहट भी नहीं हो रही थी। हम चलते चलते एक पुरानी इमारत में घुस गए। जैसे ही हम आवाज करती हुई सीढ़ियों से चढ़ के बिल्डिंग में दाखिल हुए, मेरी नाक ने गैस की गंध को पहचान लिया। ऊपर वाली मंजिल पर नाराज मकान मालकिन ने हमें इशारा किया एक अटारी की ओर, जिसमें एक छोटे से बेड पर एक जवान लड़का लेटा हुआ पड़ा था। Although apparently lifeless, there remained the barest chance that the youth was not quite beyond recall. With the sergeant's help, I began the work of resuscitation.
For an hour, we labored without success. A further 15 minutes, it appeared useless. Then, as we were about to give up, completely exhausted, there broke from the patient a shallow, convulsive gasp. It was like a resurrection from the grave, a miracle, the stirring of life under our hands. Half an hour of redoubled efforts, and we had the youth sitting up, gazing at us dazedly and, alas, slowly realizing the horror of his situation. हालांकि वो नौजवान वहां बेजान पड़ा था, लेकिन उस जवान की जान को बचाने का एक यत्न किया जा सकता था। पुलिस वाले की मदद से मैंने उसकी जान को बचाने के लिए यत्न करने शुरू कर दिए। 1 घंटे तक हमें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। इसी तरह 15 मिनट और गुजर गए, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। और जैसे ही थक हार कर हम हौसला छोड़ने वाले ही थे कि मरीज के हांफने की आवाज आई। ये एक ऐसा चमत्कार था कि जैसे कोई कब्र से उठकर बैठ गया हो। हमने आधा घंटा और उस पर काम किया और वो अब उठ के बैठा हुआ था, हक्का बक्का होकर हमारी ओर देख रहा था और अब धीरे धीरे उसे इस हालात का डर भी लगने लगा था। He was a round-cheeked lad with a simple, countrified hair, and the story he told us as he slowly regained strength in the bleak morning hours was simple too. His parents were dead. An uncle in the provinces, anxious no doubt to be rid of an unwanted responsibility, had found him a position as clerk in a London solicitor's office. He had been in the city only 6 months. Utterly friendless, he made bad companions and like a young fool began to bet on horses. Soon he had lost all his small savings, pledged his belongings and owed the bookmaker a disastrous amount. In an effort to recoup, he took a sum of money from the office safe for a final gamble which he was assured was certain to win. But this last resort failed. Terrified of the prosecution which must follow, sick at heart, sunk in despair, he shut himself in his room and turned on the gas. वो एक गोल मटोल गालों वाला लड़का था जिसके सिर के बाल 2 भागों में बंटे हुए थे, और उसकी तरह ही उसकी कहानी जो उसने सुनाई वो भी बड़ी सिंपल सी थी। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और वो अपने किसी अंकल के साथ रहता था जो अपनी जिम्मेवारी से भाग रहा था। उसे लंदन के किसी वकील के साथ एक क्लर्क की नौकरी मिली हुई थी। वो इस शहर में पिछले 6 महीने से ही रह रहा था। उसकी किसी के साथ कोई दोस्ती नहीं थी और जो उसके दोस्त बने वो सही नहीं थे। उन्हीं की दोस्ती की वजह से वो घोड़ों पर शर्तें लगाने लगा। बड़ी जल्दी ही उसकी सारी सेविंग्स खत्म हो गई और जो उसके पास था वो भी उसने गिरवी रख दिया। उसके सर पर बहुत बड़ा कर्जा खड़ा हो गया था। इस कर्जे को खत्म करने के लिए उसने एक आखिरी दांव खेलने की सोची। उसने अपने दफ्तर में से पैसे चोरी किए, ये सोचकर कि वो आज का दांव जीत जाएगा, लेकिन वो आखिरी दांव भी हार गया। अब उसे पता था कि चोरी करने की वजह से उसके साथ क्या होने वाला है। वो दुखी हो गया और हताश होकर उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और कमरे में गैस ऑन कर दी। A long bar of silence throbbed in the little attic when he concluded this baiting confession. Then gruffly the sergeant asked how much he had stolen. Pitifully, almost the answer came, 7 pounds 10 shillings. Yes, incredible though it seemed, for this paltry sum this poor misguided lad had almost thrown away his life. कमरे में लंबी शांति पसर गई। फिर पुलिस वाले ने उससे पूछा, उसने कितने पैसे चोरी किए थे? लड़के ने जवाब दिया, 7 पाउंड और 10 शिलिंग्स।
इस महज छोटी सी रकम के लिए ये लड़का अपनी जान गंवाने वाला था। Again there came a pause in which plainly the same unspoken thought was uppermost in the minds of the three of us who were the sole witnesses of this near tragedy. Almost of one accord, we voiced our desire to give the youth whose defenseless nature, rather than any vicious tendencies, had brought him to this extremity, a fresh start. The sergeant, at considerable risk to his job, resolved to make no report upon the case, so no court proceedings would result. The landlady offered a month's free board until he got up on his feet again, while I, making perhaps the least contribution, came forward with £7 10 shillings for him to put back in the office safe. ये सुनने के बाद एक बार फिर कमरे में शांति हो गई। हम तीनों के दिमाग में एक ही ख्याल घूम रहा था, जो इस घटना के चश्मदीद गवाह थे। हम तीनों ने एक सुर में अपनी इच्छा प्रकट की उस लड़के को बचाने की, जिसके हालात उसे इस मोड़ पर ले आए थे। हम उसे एक नई शुरुआत देना चाहते थे। पुलिस वाले ने अपनी नौकरी खतरे में डालते हुए ये फैसला किया कि वो इस घटना की कोई रिपोर्ट नहीं लिखेगा। मकान मालकिन ने 1 महीने का किराया माफ कर दिया ताकि वो दोबारा अपने पांव पर खड़ा हो सके, और मैं शायद उनमें से था जिन्होंने सबसे कम कंट्रीब्यूशन किया था। मैंने उस लड़के को 7 पाउंड और 10 शिलिंग देकर कहा कि वो जाकर ऑफिस सेफ में इसको वापस रख दे। The ship moved on through the still darkness of the niche. There was no need of speech. With a tender gesture, Mrs. S had taken her husband's hand, and as we sat in silence, hearing the sounding of the sea and the sighing of the breeze, a singular emotion overcame me. I could not but reflect that against all the bad investments I had made throughout the years, foolish speculations for material gain, here at last was one I need not regret, one that had paid no dividend for worldly goods, yet which might stand nevertheless on the profit side in the final reckoning. शिप अंधेरे में से गुजरता जा रहा था। किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। अब मिसेस एस ने अपने पति का हाथ पकड़ लिया था, और जब हम वहां शांति से बैठे हुए समंदर की आवाजों को सुन रहे थे, तो मेरे मन में एक भाव प्रकट हुआ। मुझे अब ऐसा लग रहा था कि आज तक मैंने पदार्थवादी चीज़ों को पाने की जो कोशिश की है, जिनमें मैं बहुत बारी फेल भी हुआ हूँ और जिनसे मुझे कोई लाभ भी प्राप्त नहीं हुआ है, उनमें से मेरी ये वाली इन्वेस्टमेंट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है, जो अंत में मुझे लाभ देकर गई है।